हैं अभी। तो ये वीडियो लगभग आपका 20 से 25 मिनट का बनेगा। ऐसे ही 2 और वीडियो में हमारा ये चैप्टर नियर अबाउट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो आपका ये है। हमें पूरे चैप्टर में बस इसके ही अराउंड पढ़ना है। अब पढ़ना क्या क्या है, सेल पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ना है, सेल थ्योरी पढ़नी है और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। सेल ऑर्गेनेल्स जो है हमारे वो ये हैं, इतने सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड के ये 2 ठो हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो सेल क्या होता है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमारे जो बॉडी में जो भी हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है और हमारे बॉडी में जो जो फंक्शन हो रहे हैं वो सब सेल परफॉर्म करता है। ये दो पॉइंट जो दिए गए हैं ये भी सेम है। अब ये फर्स्ट पेज हो गया, जिसको इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। अब इस वाले आपको सेल डिवीज़न के ऊपर आ जाएं, क्योंकि आगे जाके आपको सेल डिवीज़न का काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग जूम कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोग देखिए ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा न्यू सेल है। न्यू सेल मतलब अभी डिवाइड होके सेल नया हुआ है, नया सेल बना है। इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यू न्यूक्लियस है, और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ये इस समय आपको एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको सारे के सारे जो हैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स डिटेल में पढ़ने हैं। फिर ये आपका सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। इस चीज़ को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब आउटर लेयर ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखें तो ये रहा। अब अगला चीज़ ये है, ये हमारा सेल है। जब हमारा सेल थोड़ा ग्रो करता है तो उसका इंक्रीज सेल वॉल्यूम, मतलब सेल का वजन बढ़ता है, सेल की साइज बढ़ती है, ठीक है। अब हमारा आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेल, मतलब मैच्योर सेल और या फिर डिवाइडिंग सेल। अब हम लोग आगे देखें तो हमारा ये हो गया। हम लोग अब आगे देखें तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा डिवीज़न। अब डिवीज़न को पढ़ लें तो कायरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब ये सब क्या होते हैं? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस कायरोकाइनेसिस, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म कायरोकाइनेसिस। तो हो गया आपका कायरोकाइनेसिस, ये आपका ये है इन्वेगिनेशन ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक। अब हम लोग अगर आगे देख लें तो ये हमारा सेल है, मतलब ये हमारा सेल है और ये इसमें ब्रेक हो रहा है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और जो है अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा सेल यहाँ से बीच में से टूट रहा है, जिसको कायरोकाइनेसिस हो रहा है, इन्वेगिएशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को दोनों साइड से दबाव पड़ रहा है। यही करके 2 में बट के ये 2 नए सेल बनाता है और फिर वही साइकिल चालू हो जाता है, जिसमें हमारा फिर न्यू सेल डेवलप होता है, फिर वही साइकिल वापस से चालू हो जाता है। तो ये आपका एक इन्फिनिट साइकिल है। अब हम लोग अगले पेज पे पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो किन किन लोगों ने हमारी सेल के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है? तो वहाँ ये 5 लोग, रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, रुडोल्फ विर्चो, स्लाइडेन स्वान और रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया इंफॉर्मेशन स्टोर अबाउट सेल, ठीक है।
इन्होंने जो काम किया था वो था सेल के ऊपर, और स्पेसिफिकली रेड सेल। जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसके लिए उन्होंने ओक ट्री का इस्तेमाल किया था। स्लाइस ऑफ कॉर्क फ्रॉम ओक ट्री, मतलब इस ओक ट्री के एक छोटे से स्लाइस का इस्तेमाल किया था और इसको ऑब्जर्व किया था लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब सेल्फ मेकिंग प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब है कि खुद से बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप जो कि इतना डेवलप नहीं है। उसमें उनको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा जो कि हनीकॉम्ब से मिलता जुलता था जो कि डेड सेल था। और जब इन्होंने इसको अंदर देखा तो इनको लिटिल रूम लाइक कंपार्टमेंट दिख रहा था, और जब इन्होंने इनसाइड द कंपार्टमेंट देखा तो इनको नो ग्रोथ दिखी। मतलब सेल डिवीज़न जब वो तभी होता है जब सेल लिविंग होता है। अगर सेल में बिल्कुल डिवीज़न नहीं हो रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो सेल डेड है। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगले साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। तो अगले साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वैन ल्यूमेनहोक। ठीक, इनका जो कार्यकाल था वो इतने समय तक था, 1632 से 1723 तक। अब इन्होंने वर्क किया था सेल के ऊपर, स्पेसिफिकली लिविंग सेल। पिछले वाले में जो थे उन्होंने डेड सेल के ऊपर काम किया था जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, और इस बार जो एंटोन वैन ल्यूमेनहोक है उन्होंने लिविंग सेल पे काम किया है। ठीक, अब लिविंग सेल पे काम किया है और इनका जो इस माइक्रोस्कोप का इन्होंने इस्तेमाल किया था वो एक कंपाउंडेड माइक्रोस्कोप था, मतलब एक अच्छा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने पॉन्ड में, मतलब तालाब में बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब सेल डिवीज़न के बारे में छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका छोटा सा एक सेल जो कि 2 सेल में डिवाइड हुआ और ये 4 सेल में डिवाइड हो गया। अब इन्होंने क्या किया था, उनमें से कोई एक सेल को लेके हमारे उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर, माइक्रोस्कोप के स्लाइड के ऊपर जिस पे हम लोग देखते हैं उसके ऊपर रखा था। और उसके बाद उन्होंने जब ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने ई दिखा था। ई कोलाई का मतलब ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें इनको दिखा था, इनका जो स्टेटमेंट था कि सेल इज इन लिविंग कंडीशन मतलब ग्रोथ, सेल डिवीज़न। अब अगले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है स्लाइडन एंड स्वान। अब स्लाइडन स्वान जो थे वो दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। हाँ, दोनों अलग थे, एक नहीं थे, दोनों अलग थे। एक बोटेनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। बोटेनिस्ट क्या होता है, जो लोग प्लांट सेल के ऊपर काम करें, जो प्लांट के ऊपर स्पेसिफिकली काम करें, और जूलॉजिस्ट जो एनिमल पे काम करें। तो इन्होंने प्लांट सेल पे काम किया था, इन्होंने एनिमल सेल पे। ठीक, दोनों का काम करने का जो ईयर था वो भी अलग था। एक ने किया था 1838 में, एक ने किया था 1839 में। अब दोनों ने सेल पे काम किया था। उनका जो प्रपोजल था, मतलब उन्होंने सेल थ्योरी पे काम किया था। उनका जो स्टेटमेंट था, मतलब जो थ्योरी का स्टेटमेंट था, उसमें एक पॉइंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ सेल। इसका मतलब है जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म बने हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं, जैसे कि अब आप ह्यूमन ही देख लीजिए, तो उनमें जो ह्यूमन है वो जो है एक सेल का डबल हुआ, डबल का 4 टाइम हुआ, 4 टाइम का 8 टाइम्स होके, मतलब ऐसे ही बढ़ते सेल का डिवीज़न होते वो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी बनाया। कैसे बनाया, तो हम लोग को पता है जो सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग ऑर्गन कहते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, जो कि मिल के एक ऑर्गन बनाता है। कई सारे ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है हमारी पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक, इसमें अब टिश्यू की बात तो इसमें अभी करनी नहीं है, क्योंकि टिश्यू आपका अगला चैप्टर है जो कि काफ़ी लेंदी चैप्टर है। उसके ऊपर हम लोग की काफ़ी बड़ी वीडियोस बनेंगी। अब हम लोग देखिए तो अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है सेल हैव मास ऑफ फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एंड आउटर लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। अब जो हमारे सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम लोग आगे अच्छे से
पढ़ेंगे जब हम लोग पूरे हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स पे बात करेंगे और ऑर्गेनेल्स पे बात करेंगे। वैसे सेल के पास एक आउटर लेयर होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड सेल। हाँ, जैसे कि सेल डिवीजन में देखा कि न्यू सेल जो है वो एक पुराने सेल से बना है, वो एक साइकिल हमेशा चलती रहती है। अब अगला है सेल डिवीज़न। अब अगला जो है सेल डिवीज़न, सेल हैव पोटेंशियल टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल। जैसा सेल डिवीज़न में बताया था मैं आपको इसके जस्ट पहले, ये तो आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट है। अब सेल डिवीज़न के दो टाइप होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक, माइटोसिस मियोसिस आपको दोनों आगे पढ़ना है, लेकिन मैं बता दूं माइटोसिस जो है वो अकर करता है सभी की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए फिर ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को इसमें हम लोग के फिफ्थ साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो, जिनका ईयर था 1855, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने वर्क सेल के ऊपर काम किया था। अब सेल का चैप्टर है तो सब सेल ही के ऊपर सेल ही पे इंटरकनेक्ट करेंगे। इनका जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था ऑब्जर्वेशन करने के बाद कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, तो इसमें इसका मतलब जो है, इसका जो मीनिंग है वो है एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वही सेल डिवीज़न का जो था वही हम इन्होंने थोड़ा अच्छे से इसको डिफाइन किया। अगला रॉबर्ट ब्राउन का जो ईयर था वो था 1831, और इन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर काम किया था। इनका जो इन्होंने जो काम किया था वो न्यूक्लियस के ऊपर था। जो इनकी स्टडी थी वो सेंट्रली लोकेटेड डेंस स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस के बीच जो हमारा सेल होता है, सेल के बीच में एक उसका ब्रेन होता है जिससे कि हमारा सेल वर्क करता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि एक डेंस स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लाइन। ठीक है, रीसेंट न्यूक्लियस मतलब ये जब थोड़ा डेवलप होता है और इस टाइम पे इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जब रॉबर्ट ब्राउन ने इसको निकाला था तब उन्होंने इनका नाम न्यूक्लाइन रखा था। इस टाइम पे इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मॉडर्न टाइम में न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो कि आपके जीन्स होते हैं, जिससे कि आपके माता पिता या फिर उससे ऊपर आपके ग्रैंड मदर का जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं वो आपके अंदर होते हैं। जैसे कि आपके बालों का रंग, आपकी हाइट, आपका विड्थ, ये सब, आपका वेट, ये सब उसी के हिसाब से मैटर करता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो दो होते हैं, डीएनए, आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए मैं ऊपर इसलिए लिख लिया क्योंकि नीचे साइड ठीक हो सकता है ठीक से ना दिख रहा हो। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, आपको इसको याद कर लेना है, इसको आप नोट कर लीजिए और इस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। जी हाँ, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल इज कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म। कैटेगराइज्ड होगा, यहाँ पे हो सकता है गलती से लिख दिया हूँ। अब जो नंबर है उसके हिसाब से इसको दो चीज़ों में कैटेगराइज्ड किया, मतलब दो फॉर्म है इसके। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ सेल, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, मोनोसाइट्स, ईस्ट मतलब फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, स्पॉन्ज। अब देखिए, अब मैं आपको हिंदी में बता दूँ, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल यूनिट ऑफ सेल से बने हों उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, मोनोसाइट्स, ईस्ट, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, स्पॉन्ज। अब अगला हमारा है मल्टी सेलुलर।
अब इसका पिछले वाले से आपको देख के डिफरेंस इसका बस वही उल्टा है। आपको बताऊं तो दोज ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उससे हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलके एक से ज़्यादा सेल से बना है उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम लोग आगे बढ़ें। ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हमारे जो हमारे ऑर्गेनिज्म के बेसिस में, बॉडी ऑर्गेनिज्म के बेसिस में दो में डिवाइड किया गया, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो मतलब न्यूक्लियस। अब इसका मतलब है कि बिफोर न्यूक्लियस, मतलब इसमें मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, और इसको न्यू मतलब बिफोर मतलब बिफोर डेवलपमेंट मतलब पूरा फुल्ली डेवलप होने से पहले प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है न्यूक्लियस अनडेवलप्ड। ठीक, हम लोग आगे बढ़ें अगले पेज पे, तो हम लोग को मिलता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब पिछले वाले में देखें न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और हमारे प्रोकैरियोटिक में जस्ट इसका उल्टा, उसमें सेल वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ठीक, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, हर सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे नर्व सेल, कार्डियक सेल, एपिथेलियल सेल, कई सारे तरह के सेल होते, एपिथेलियल टिश्यू, कई सारे तरह के टिश्यू सेल होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक, ये है आपका नर्व सेल, इसका ये डायग्राम है। ये हमारा ओवम भी एक सेल है, तो उसका ये डायग्राम है। ब्लड सेल उसका ये डायग्राम है, और स्पर्म उसका ये डायग्राम है। ठीक है, इस पेज का भी जिसको इमेज खींच के रखना है, वो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसा मैंने बोला था हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वो आ चुका है, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन है आउटमोस्ट कवरिंग लेयर इन द एनिमल सेल, बट इन केस ऑफ प्लांट इट बीनेथ द सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन प्लांट सेल की बात की जाए तो ये प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर होता है। अब मैं बोलूँ तो आपके एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक, अब अगला, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल मेम्ब्रेन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कुछ नाम है सेल मेम्ब्रेन के। अब हम लोग देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, अब देखें दिस मॉडल प्रोपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलस। ठीक, इसमें था केमिकल कंपोजिटेड एंड देयर स्ट्रक्चर। दूसरा था फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा ये फिर से आपका डेफिनेशन है। मेन तो आपका ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेल मेम्ब्रेन का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नाम होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका मतलब होता है वो उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देगा, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगा जिसका उसको परमिशन है। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वाटर का होता है, गैस का होता है, आयंस का होता है, न्यूट्रिएंट का होता है, केमिकल का होता है, और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट मतलब अंदर से बाहर होता है। ठीक, अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दो होते हैं, पैसिव होता है और एक्टिव होता है। पैसिव में नो नीड ऑफ एनर्जी होता है,
और एक्टिव में नीड ऑफ एनर्जी होता है। ये आपका डायग्राम है और ये आपका डायग्राम है, आप लोग इसे बना सकते हैं। ठीक, हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। अब आपका ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ठीक, ऑस्मोसिस के भी दो टाइप हैं, एक है एंडोऑस्मोसिस, एक है एक्सोऑस्मोसिस। अब पैसिव में होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पीछे की साइड से जो आवाज़ आ रही होगी उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बारिश हो रही है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे कि एग्जाम्पल वाटर और एंड गैस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है के लिए नीड ऑफ एनर्जी, जिस एग्जाम्पल है Na प्लस और K प्लस। Na का K मतलब आपका ये सब जो है उसमें आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। Na जो होता है वो हमारा होता है सोडियम और K होता है पोटेशियम। ठीक है, अब इन सब इसका पंप होता है जिसके थ्रू ये सब जाता है, इसका ये पंप होता है जिसमें ये सब जाता है, और ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर आपको किसी चीज़ को भेजना है वैसे भी उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब अगला है बल्क ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर ऑफ लार्ज साइज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे केवल लार्ज साइज नहीं होगा, लार्ज अमाउंट भी होगा, है ना। बल्क में दोनों चीज़ें आती हैं। अब टू टाइप का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में भी दो टाइप का होता है, एक होता है पाइनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। अब हम लोग आगे अगले पेज पे बढ़ते हैं। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट पेज होने वाला है। हम लोग को ये है हमारा एक्सोसाइटोसिस, मूवमेंट और या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, एंडो का मतलब होता है एंटर करना और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। अब इसमें जो है हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल एक एग्जांपल है जो कि हमारे अंदर से बाहर जाता है। ठीक, अब हमारा जो इसमें सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अगला हमारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब वाटर प्लस शुगर मिल के क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। वाटर प्लस सॉल्ट मिल के क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब 3 टाइप होते हैं सॉल्यूशन के, एक आता है हाइपोटोनिक, होता है हाइपरटोनिक, होता है आइसोटोनिक। अब देख लेते हैं हाइपोटोनिक, सॉल्वेंट प्लस जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, जिसको हम लोग डाइल्यूट कहें, उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपरटोनिक जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो, जिससे हम लोग कंसंट्रेटेड कहते हैं, उसे हाइपरटोनिक कहते हैं। और आइसोटोनिक जिसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों इक्वल हों, उसे आइसोटोनिक कहते हैं। हमारे जो केमिस्ट्री लैब में आप जाएंगे उसमें केमिकल्स के ऊपर लिखा रहता है डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। अब सेल वॉल, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये जो है प्लांट सेल वो इन्हीं में पाया जाता है। लोकेटेड एट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जैसा बताया था कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे पाया जाता, जस्ट नीचे पाया जाता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ठीक, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो हमारी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ठीक, अब हम लोग एक बार ये देख लें, हम लोग एक बार डायग्राम देख लें। तो ये जो हमारा डायग्राम है उसमें दिखाया गया है, ये जो चीज़ है हमारी सेल वॉल है, जिसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, या फिर और जब ये डेवलप हो जाती है उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल आपका ये जो डॉट है, और सेल मेम्ब्रेन जो अंदर का सर्कल है। ओके।